ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री की सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको उप से संयोजन यौगिकों की समावयवता पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं समावयवता के नोट्स तैयार करने के लिए। समावयवता को बच्चों इंग्लिश में आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आइसोमेरिज्म जिसको समावयवता कहा जाता है, ये उप से संयोजन यौगिकों का एक विशेष गुण है, स्पेशल प्रॉपर्टी है। और ये किस तरह की स्पेशल प्रॉपर्टी है बच्चों? ये बच्चों स्पेशल प्रॉपर्टी ये बताती है कि जब दो या दो से अधिक उप से संयोजन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनके गुणों में अंतर होता है, प्रॉपर्टीज में अंतर होता है, भिन्नता होती है प्रॉपर्टीज में, तब इस विशेष गुण को आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता कहा जाता है। और ऐसे यौगिकों को एक दूसरे के समावयवी यानी कि आइसोमर्स कहा जाता है। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन हुई जब दो या दो से अधिक उप से संयोजन यौगिकों यानी कि संकुल यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनके गुणों में भिन्नता होती है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं। और ऐसे संकुल यौगिकों या उप से संयोजन यौगिकों को एक दूसरे के समावयवी कहते हैं। अब बच्चों, इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण या इसके प्रकार को समझते हैं। बच्चों, संकुल यौगिकों में जो समावयवता होती है वह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली संरचनात्मक समावयवता और दूसरी त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक मीन्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, त्रिविम मीन्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब संरचनात्मक समावयवता किस कारण उत्पन्न होती है इसको समझो। संरचनात्मक समावयवता संकुल यौगिकों में परमाणुओं के परस्पर भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। बच्चों, इसको इस तरह से आप कह सकते हो कि यह समावयवता यानी कि संरचनात्मक समावयवता उप से संयोजन यौगिकों के परमाणुओं के परस्पर भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है, संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संकुल यौगिकों के परमाणुओं के परस्पर भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। अब बच्चों, ये जो संरचनात्मक समावयवता है ये मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। पहली आयनन समावयवता, दूसरी हाइड्रेट समावयवता, तीसरी उप से संयोजी समावयवता, चौथी उप से संयोजी स्थित समावयवता, पांचवी बंध समावयवता और छठवीं बहुलीकरण समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता जो कि उप से संयोजन यौगिकों के परमाणुओं के परस्पर भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है, ये 6 प्रकार की होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहली आयनन समावयवता, दूसरी हाइड्रेट समावयवता, तीसरी उप से संयोजी समावयवता, चौथी उप से संयोजी स्थिति समावयवता, पांचवी बंध समावयवता और छठवीं बहुलीकरण समावयवता। इसकी डिटेल मैं अभी आपको इसकी डिटेल बच्चों अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और बच्चों, जो दूसरी आइसोमेरिज्म है वो है त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब त्रिविम समावयवता क्या होती है बच्चों? त्रिविम समावयवता बच्चों केंद्रीय धातु से जो लिगेंड जुड़े होते हैं उन लिगेंडों के भिन्न विन्यासों के कारण उत्पन्न होती है। केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों के भिन्न विन्यासों के कारण उत्पन्न होती है, या इसे ऐसे कहो केंद्रीय धातु से बंधित लिगेंडों के भिन्न विन्यासों के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको त्रिविम समावयवता कहा जाता है। इसको डिफाइन बच्चों कैसे करते हैं? जब दो या दो से अधिक उप से संयोजन यौगिकों या संकुल यौगिकों के अणुसूत्र व संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र भी समान, संरचनात्मक सूत्र भी समान, किंतु केंद्रीय धातु से बंधित लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होती है।
किंतु केंद्रीय धातु से बंधित लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होती है, तब इस प्रकार के संकुल यौगिकों या उपसय संयोजन यौगिकों को एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहते हैं और इसे त्रिविम समावयवता के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन देखिए बच्चों, जब दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों के अणुसूत्र एवं संरचनात्मक या संरचना सूत्र समान होते हैं परंतु उनके केंद्रीय धातु से बंधित लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होती है, तब वे त्रिविम समावयवी यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं और यह घटना त्रिविम समावयवता के नाम से जानी जाती है। अब बच्चों ये त्रिविम आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, एक तो ज्यामितीय समावयवता, दूसरी प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन था। इसे बच्चों आप पॉज करते हुए अपनी केमिस्ट्री कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद मैं इन आइसोमेरिज्म को अलग अलग डिफाइन करने जा रहा हूं, तो बच्चों पहले इन्हें आप नोट कर लो, फिर मैं डिफाइन करता हूं। नोट करें। अब बच्चों देखिए आयनन समावयवता सबसे पहले, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बच्चों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है? ये आइसोमेरिज्म ये बताती है कि जो आयनन समावयवी होते हैं उनको जल में घोले जाने पर वो भिन्न आयन देते हैं परंतु उनके अणुसूत्र समान होते हैं। कहने का मतलब है कि समान अणुसूत्र वाले ऐसे संकुल यौगिक जो जल में घोले जाने पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं और यह घटना आयनन समावयवता कहलाती है। बच्चों यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, CONH3 का होल 5 BrSO4। उपसय संयोजन क्षेत्र के अंदर CONH3 का होल 5 Br और उसके बाहर क्या इसमें संकुल में SO4 सल्फेट आयन है और इस संकुल में उपसय संयोजन क्षेत्र के अंदर क्या है? CONH3 का होल 5 SO4 और बाहर क्या है? Br, बाहर ब्रोमाइड आयन है। अब बच्चों होता है क्या, जब इनको जल में घोलते हैं, अब इनको अगर ध्यान से आप देखो तो इन दोनों के अणुसूत्र समान है, इन दोनों के अणुसूत्र समान है। आप देखिए जल में घोलते हैं, CONH3 का होल 5 Br, इतना ये उपसय संयोजन क्षेत्र है और बाहर ये सल्फेट आयन है। इसको जब जल में बच्चों घोलते हैं तो ये आयनित होता है, आयनित होकर के ये संकुल आयन बनाता है और एक सरल ऋण आयन बनाता है, वो सल्फेट आयन है। तो क्या क्या बनाता है ये? CONH3 का होल 5 Br, इसके ऊपर बच्चों चार्ज होगा 2+। क्यों? क्योंकि ये जो सरल आयन है सल्फेट, इसके ऊपर चार्ज होता है 2-। अब दूसरा संकुल यौगिक CONH3 का होल 5 SO4, इतना पूरा बच्चों इस संकुल में उपसय संयोजन क्षेत्र है और बाहर जो सरल आयन है वो ब्रोमाइड आयन है। इसको जब पानी में घोलते हैं, वाटर में घोलते हैं, तो ये क्या करता है? CONH3 का होल 5 SO4, इसके ऊपर बच्चों चार्ज आएगा 1+। क्यों? क्योंकि इसका जो सरल आयन है ब्रोमाइड आयन है, इसके ऊपर चार्ज है 1-। तो बच्चों आपने देखा कि इन दोनों संकुल यौगिकों के अणुसूत्र समान है, लेकिन ये जब पानी में घोले जाते हैं तो ये अलग अलग आयनों का परीक्षण देते हैं। ये जो संकुल आयन था इसने किसका परीक्षण दिया? CONH3 का होल 5 Br 2+ आयन और सल्फेट आयन का परीक्षण दिया। इसने क्या किया? इसने CONH3 का होल 5 SO4+ आयन प्लस संकुल आयन और ब्रोमाइड आयन का परीक्षण दिया। तो इस तरह के बच्चों जो संकुल यौगिक होते हैं उनको आयनन समावयवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयनन समावयवी कहते हैं। और ये जो घटना होती है इसको आयनन समावयवता के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों दूसरी आइसोमेरिज्म पर आते हैं जिसका नाम है बच्चों हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समावयवता। इसकी पहचान क्या है बच्चों? ऐसे यौगिक
ऐसे संकुल यौगिक जिनके उपसय संयोजन क्षेत्र के अंदर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है लेकिन उनका अणुसूत्र समान होता है, ऐसे संकुल यौगिकों को हम हाइड्रेट समावयवी कहते हैं और ऐसी घटना को हाइड्रेट समावयवता के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 संकुल यौगिक लिख रखे हैं। पहला है CrH2O का होल 6, ये पूरा लिखा है उपसय संयोजन क्षेत्र और उसके बाहर लिखा है Cl3, यानी कि यहां उपसय संयोजन क्षेत्र के अंदर जल के अणुओं की संख्या है 6। अब दूसरा देखिए, ये क्या लिखा है, इसमें उपसय संयोजन क्षेत्र है CrH2O का होल 5 Cl, यानी कि यहां उपसय संयोजन क्षेत्र के अंदर जल के अणुओं की संख्या 5 है और बाहर क्या लिखा है Cl2.H2O, एक जल का अणु उपसय संयोजन क्षेत्र के बाहर है। तो टोटल 5 1 6 है इसमें, यानी कि अणुसूत्र दोनों के आपस में समान है। तीसरा CrH2O का होल 4 Cl2, यानी कि इसमें उपसय संयोजन क्षेत्र है जो है उसमें जल के अणुओं की संख्या 4 है और बाहर क्या लिखा है Cl.2H2O, यानी कि बाहर जल के अणुओं की संख्या 2 है। कुल मिलाकर के अगर इन तीनों ही संकुल यौगिकों में जल के अणुओं की संख्या पता करें तो सभी में 6 है। कितनी है 6। बस अंतर क्या है, अंतर उपसय संयोजन क्षेत्र के अंदर जल के अणुओं की संख्या में अंतर है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो संकुल यौगिकों को हम हाइड्रेट समावयवी कहते हैं और इस घटना को हाइड्रेट समावयवता के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के समान अणुसूत्र वाले ऐसे संकुल यौगिक जिनके उपसय संयोजन क्षेत्र के अंदर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है, जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है, हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं और यह घटना हाइड्रेट समावयवता कहलाती है। तो बच्चों इसको पॉज करते हुए राइट डाउन करें, फिर इसके बाद आगे की आइसोमेरिज्म में बताना स्टार्ट कर रहा हूं। राइट डाउन करें। अब बच्चों आते हैं नंबर 3 पर और देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी उपसय संयोजी समावयवता को। बच्चों इसकी पहचान ये है कि इसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार के संकुल आयन होते हैं, यानी कि इसमें सरल आयन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो यौगिक उपसय संयोजी समावयवता प्रदर्शित करते हैं उन यौगिकों में सरल आयन नहीं होते हैं, उनमें धनात्मक और ऋणात्मक जो दोनों आयन होते हैं वो संकुल आयन होते हैं। और देखिए बच्चों, और इन यौगिकों में उपसय संयोजन क्षेत्र के बीच लिगेंडों का विनिमय होता है। विनिमय मीन्स अदला बदली, एक्सचेंज होता है, उपसय संयोजी समावयवी कहलाते हैं। और बच्चों इसमें होता क्या है कि ये 2 प्रकार के संकुल यौगिकों में पाई जाती है। पहले प्रकार के वे संकुल यौगिक हैं जिनके धनायन और ऋण आयन में केंद्रीय धातु परमाणु समान होते हैं, यानी कि केंद्रीय धातु समान होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। पहला संकुल यौगिक है CrNH3 का होल 6, CrHCN का होल 6। तो इसमें दोनों आयन, ये धनायन और ये ऋणायन, दोनों ही धनायन और ऋणायन कैसे हैं, संकुल हैं, संकुल आयन है। कैसे आयन है, संकुल आयन है, दोनों प्रकार के संकुल आयन होते हैं। तो ये पहला संकुल यौगिक। दूसरा देखिए, दूसरा ये जो मैंने संकुल यौगिक राइट डाउन कर रखा है इसका संकुल धनायन है CrHCN का होल 2 NH3 का होल 4। दूसरा संकुल आयन है CrHCN का होल 4 NH3 का होल 2। तो इसमें ये दोनों जो संकुल यौगिक हैं उन दोनों संकुल यौगिकों में जो धनायन और ऋणायन है वो संकुल आयन है। और बच्चों आप ध्यान से देखिए कि इसका अणुसूत्र और इसका अणुसूत्र दोनों आपस में समान है। इसमें केंद्रीय धातु और इसमें केंद्रीय धातु दोनों में समान है, दोनों में ही केंद्रीय धातु क्रोमियम है, ठीक है। और दोनों में ही बच्चों जो लिगेंड्स हैं वो समान है। इसमें NH3 लिगेंड 6 हैं और इसमें 4 to 6 है, इसमें भी NH3 लिगेंड 6 हैं। HCN लिगेंड इसमें 6 हैं और इसमें HCN लिगेंड 2 और 2 4 6। अब देखिए दूसरे प्रकार के वो संकुल यौगिक उपसय संयोजी समावयवता प्रदर्शित करते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न होते हैं। यहाँ पर देखिए पहला संकुल यौगिक जो मैंने लिखा है इसमें संकुल धनायन है CONH3 का होल 6 और संकुल ऋणायन है CrCN का होल 6।
दूसरा ये जो संकुल यौगिक मैंने लिखा है, इसमें संकुल धनायन है CrNH3 का होल 6 और CO संकुल ऋणायन है COCN का होल 6। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो संकुल धनायन है, पहला जो संकुल यौगिक मैंने जो लिखा है, इसमें संकुल धनायन में केंद्रीय धातु कोबाल्ट है, और जो दूसरा संकुल यौगिक मैंने लिखा है, इसके संकुल धनायन में केंद्रीय धातु क्रोमियम है। इसी तरह से इस संकुल ऋणायन में केंद्रीय धातु क्रोमियम है और दूसरे संकुल यौगिक के केंद्रीय संकुल ऋणायन में केंद्रीय धातु कोबाल्ट है। कहने का मतलब है कि वे संकुल यौगिक जिनके धनायन और ऋणायन में केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न होते हैं, वो भी उपसय संयोजी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर इस पूरी डिटेल को देख लेते हैं। बच्चों, समान अणुसूत्र वाले ऐसे संकुल यौगिक जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के संकुल आयन होते हैं और उपसय संयोजन क्षेत्र के बीच लिगेंडों का विनिमय होता है, उपसय संयोजी समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना उपसय संयोजी समावयवता कहलाती है। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। यह दो प्रकार के संकुल यौगिकों में पाई जाती है। पहले प्रकार के वे संकुल यौगिक जिनके धनायन एवं ऋणायन में केंद्रीय धातु परमाणु समान होते हैं। दूसरे वो संकुल यौगिक हैं जिनके धनायन व ऋणायन में केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न होते हैं। तो ये बच्चों थी उपसय संयोजी समावयवता, इसको भी आप राइट डाउन कर लें। बच्चों अब आते हैं नंबर 4 पर और पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, उपसय संयोजी स्थित समावयवता। बच्चों, उपसय संयोजी स्थित समावयवता केवल वही संकुल यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें सेतु लिगेंड होते हैं। जिनमें सेतु लिगेंड होते हैं मतलब ऐसे लिगेंड होते हैं जो सेतु का निर्माण करते हैं, यानी कि ब्रिज का निर्माण करते हैं। तो समान अणुसूत्र वाले सेतु लिगेंड युक्त ऐसे संकुल यौगिक जिनमें सेतु से जुड़ी धातुओं के बीच लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होती है। सेतु से जुड़ी धातुओं के बीच लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होती है। लिगेंडों का जो विन्यास होता है वो डिफर होता है, उपसय संयोजी स्थित समावयवी कहलाते हैं, और यह पूरी घटना उपसय संयोजी स्थित समावयवता के नाम से जानी जाती है। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। पहले एग्जाम्पल में ये पूरा उपसय संयोजन क्षेत्र है जो कि धनात्मक है। अब यहाँ धनात्मक का तो कोई वैसा रूल नहीं है, केवल आपको ये जान लेना है कि ये इतना धनात्मक भाग है और ये इतना ऋणात्मक भाग है, और धनात्मक भाग यहाँ पर उपसय संयोजन क्षेत्र है। उपसय संयोजन क्षेत्र के अंदर जब आते हैं तो आपको 2 लिगेंड OH और Cl ऐसे मिलते हैं जो सेतु का निर्माण कर रहे हैं। इन दोनों धातुओं के बीच, इन दोनों धातु परमाणुओं के बीच सेतु का निर्माण कर रहे हैं। एक ब्रिज ये बन रहा है, एक ब्रिज, एक पुल ये बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है। इसको यहाँ पे एक रिवर मान लीजिए, एक उस रिवर का ब्रिज ये है, दूसरा ब्रिज ये है। ये इसको यहाँ से जोड़ता है, ये इसको यहाँ से जोड़ता है। तो ये दोनों लिगेंड ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। अब मैंने ये बोला है कि सेतु से जुड़ी धातु हो, तो सेतु से जुड़ी एक धातु कोबाल्टीय है और दूसरी धातु भी कोबाल्ट है, दोनों के अलग अलग परमाणु हैं। धातुओं के बीच लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होती है। इस धातु से NH3 4 लिगेंड जुड़े हैं, इस धातु से NH3 2 लिगेंड हैं और 2 लिगेंड Cl हैं। ठीक, अब इसी तरह का समान अणुसूत्र वाला ये एक संकुल यौगिक है जिसका ये उपसय संयोजन क्षेत्र है। इसमें सेतु बनाने वाले लिगेंड OH और Cl ही हैं और धातु कोबाल्ट ही हैं। यहाँ पर कोबाल्ट धातु का जो परमाणु है उससे जुड़े हुए लिगेंड 3 NH3 हैं और 1 Cl है। और यहाँ पर भी दूसरा जो धातु परमाणु है कोबाल्ट का, उससे भी NH3 3 लिगेंड जुड़े हैं और 1 लिगेंड Cl जुड़ा है। अब अगर इन दोनों संकुल यौगिकों के धातु परमाणुओं से जुड़े हुए लिगेंडों को देखें तो आपको उन लिगेंडों के विन्यासों में स्पष्ट भिन्नता नजर आ रही होगी। यहाँ पर कोबाल्ट से केवल 4 NH3 लिगेंड जुड़े हैं और यहाँ कोबाल्ट से 3 NH3 हैं और 1 Cl है। इसी तरह से यहाँ कोबाल्ट से 2 NH3 लिगेंड और 2 Cl लिगेंड जुड़े हैं और यहाँ कोबाल्ट से 3 NH3 लिगेंड और 1 Cl लिगेंड जुड़ा हुआ है। एट ऑल इन दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन सेतु से जुड़ी धातुओं के बीच लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता है। इसलिए ये दोनों संकुल यौगिक
उपसय संयोजी स्थित समावयवी कहलाते हैं और यह घटना उपसय संयोजी स्थित समावयवता के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों इसको भी पॉज करते हुए राइट डाउन करें कॉपी में। अब बच्चों आते हैं नंबर 5 पर और पढ़ते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंद समावयवता। बच्चों बंद समावयवता ऐसे संकुल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिन संकुल यौगिकों में लिगेंड अलग अलग परमाणुओं के द्वारा सेंट्रल मेटल से जुड़ा होता है, सेंट्रल मेटल से जुड़ा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 संकुल यौगिक राइट डाउन कर रखे हैं, CONH3 का होल 5, NO2 और Cl2। इसमें उपसय संयोजन क्षेत्र ये है और इसमें एक लिगेंड है NO2 और इसमें एक लिगेंड है ONO। इसमें उपसय संयोजन क्षेत्र ये है। तो लिगेंड ये एक ही है, ये यहाँ पर N परमाणु के द्वारा कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये लिगेंड O परमाणु के द्वारा कोबाल्ट से जुड़ा है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इसका नाम होगा नाइट्रो और यहाँ पर क्या नाम होता है बच्चों इसका, नाइट्राइटो। तो लिगेंड वही है बट ये अलग अलग परमाणुओं के द्वारा सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है। और जबकि इन दोनों संकुल यौगिकों के अर्धसूत्र समान हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों संकुल यौगिक हो गए बंद समावयवी और ये घटना हो गई बंद समावयवता। तो इसकी मेन पहचान है कि इसमें एक ऐसा लिगेंड होता है जो अलग अलग परमाणुओं के द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ा होता है। यानी कि बच्चों इन संकुल यौगिकों में एम्बिडेंटेड लिगेंड जरूर होता है जिसको द्वैरदंती लिगेंड कहते हैं और उसी लिगेंड की कारण ये समावयवता आती है। कौन सी, बंद समावयवता। अब आते हैं बच्चों बहुलीकरण समावयवता पर जिसको कहते हैं पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इसकी कंडीशन बच्चों क्या है, इसमें जो संकुल यौगिक होते हैं उनका अर्धसूत्र समान होता है और उनके सरलतम संगठन समान होते हैं, लेकिन उनके जो आणविक संगठन है वो सरलतम संगठन के गुणित होते हैं यानी कि गुना होते हैं, यानी कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरह से होते हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन पाई जाती है तो संकुल यौगिक कहलाते हैं बहुलीकरण समावयवी और यह घटना कहलाती है बहुलीकरण समावयवता। यहाँ पर बच्चों जो मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं उनको आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 मैंने लिखा है। अगर यहाँ PT देखें तो संख्या में 1 है, NH3 देखें तो संख्या में 2 है। यहाँ जो सेंट्रल मेटल है वो प्लेटिनम है और यहाँ 2 तरह के लिगेंड है, NH3 और Cl। यहाँ NH3 की संख्या 2 है और Cl की संख्या 2 है, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो है सेंट्रल मेटल और लिगेंड का वो 1:2:2 का है। अब यहाँ पे आइए दूसरा संकुल देखिए, इसमें सेंट्रल मेटल टोटल है 2, प्लेटिनम है 2, NH3 कितने हो गए 4, NH3 हो गए 4 और Cl कितने हो गए 4, यानी कि यहाँ रेशियो कितना आ गया 2:4:4। यहाँ पे आइए, यहाँ पर प्लेटिनम कितने हो गए, यहाँ मैंने होल ट्वाइस कर रखा है तो प्लेटिनम हो गए 2, 2 1 3, ठीक है। NH3 देखिए 3 दूना 6 हो गए। Cl देखिए 4 यहाँ पर है और 2 एकम 2, 4 2 6। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये संकुल यौगिक आ जाता है, अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये संकुल यौगिक आ जाता है। तो इस मतलब इस संकुल यौगिक का आणविक संगठन आ जाता है। तो बच्चों यही इसकी आइडेंटिटी है कि इस तरह की कंडीशन अगर संकुल यौगिकों में पाई जाती है तो वो बहुलीकरण समावयवी कहलाते हैं और ये घटना कहलाती है बहुलीकरण समावयवता। तो इसको भी बच्चों पॉज करते हुए आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहीं से आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होती है। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, त्रिविम समावयवता है, उसके लिए अलग से मैं लेक्चर वीडियो लाऊंगा, तो आप इनको लिख करके तैयार कर लीजिएगा। और ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।